हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लिंट। रॉबर्ट लिंट का सीडोनेम लिख लीजिए वाई एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऐसे में द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस ऐसे में एसेइस्ट इग्नोरेंस के प्लेजर को डिस्कस करता है। प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस मीन्स प्लेजर का मतलब आनंद और इग्नोरेंस मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज ना होना। वैसे तो जब आपके पास किसी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन इस ऐसे में लिंट इग्नोरेंस में जो प्लेजर है उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ऐसे के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग ऐसे को डिटेल में कवर करेंगे। द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस ऐसे एक एक्सट्रैक्ट है सेम टाइटल से, मीन्स ये प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस एक बड़ा वर्क था और जो हम लोग के सिलेबस में है वो उससे लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। और इस ऐसे में एसेइस्ट डिस्क्राइब कर रहा है बहुत सारे लोगों के इग्नोरेंस को। लिंट नोटिस करते हैं कि इस दुनिया के काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में इग्नोरेंट ही रहते हैं। वो शहर के लोगों और गांव के लोगों को कंपेयर करते हैं और ये देखकर वो दुखी भी होते हैं कि लोगों को अपने ही इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता है, उनको उस बारे में नॉलेज नहीं है। उनके पास बर्ड्स, ट्रीज, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीजन्स की भी नॉलेज नहीं है। अब हम लोग इसको डिटेल में कवर करते हैं। एक एवरेज शहरवासी के साथ कंट्री में वॉक करना इम्पॉसिबल है, स्पेशली अप्रैल या मई में, और उसके इग्नोरेंस के एक बड़े से कॉन्टिनेंट पे बिना हैरान हुए उसके साथ ट्रैवल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लिंट कह रहे हैं अपनी इग्नोरेंस के वास्ट कॉन्टिनेंट पे हैरान हुए बिना कंट्री में वॉक करना भी इम्पॉसिबल है। हज़ारों लोग जीते हैं और बीच और एल्म के बीच के डिफरेंस को जाने बिना ही, या एक थ्रश और ब्लैक बर्ड के गाने के बीच के डिफरेंस को जाने बिना ही मर जाते हैं। प्रोबेबली मॉडर्न सिटी में वो इंसान एक्सेप्शन है जो थ्रश और ब्लैक बर्ड के सॉन्ग में डिफरेंस जानता है। ऐसा नहीं है कि हमने बर्ड्स को देखा नहीं है, बात बस इतनी है कि हमने उन्हें कभी नोटिस नहीं किया है। हम लोग अपनी पूरी लाइफ में बर्ड्स से घिरे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी वीक है कि हम में से बहुत से लोग ये नहीं बता सकते कि चैफिन्स गाती है या नहीं, कुकू कोयल किस कलर की होती है। हम लोग छोटे छोटे लड़कों की तरह इस बात पे बहस करते हैं कि कुकू हमेशा उड़ते टाइम गाती है या कभी कभी वो ट्री की ब्रांचेस पे भी गाती है। क्या जॉर्ज चैपमैन ने इन लाइंस में अपनी इमेजिनेशन का यूज़ किया है या ये नेचर के बारे में उनकी नॉलेज है? चैपमैन कहते हैं कि जब ओक की ग्रीन आर्म्स में कुकू गाती है और सबसे पहले लवली स्प्रिंग्स में लोगों को खुश करती है। हालांकि ये इग्नोरेंस पूरी तरह से माइजरेबल नहीं है, दुखी करने वाली नहीं है। इससे हमें डिस्कवरी का कांस्टेंट प्लेजर मिलता है। नेचर का हर फैक्ट हमारे सामने आता है हर स्प्रिंग में, और वो फैक्ट्स तब सामने आते हैं जब हम लोग सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से इग्नोरेंट हों। उसके ऊपर ओस पड़ी हुई होती है, मीन्स सारे फैक्ट्स हम लोग के लिए न्यू होते हैं। जिन चीज़ों पे ओस पड़ी होती हैं मतलब वो फ्रेश होती हैं। इसका मतलब है कि स्प्रिंग सीजन के सारे फैक्ट्स तभी न्यू होते हैं जब हम सफिशिएंटली इग्नोरेंट होते हैं। मीन्स जब हम लोग को किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है तो हम लोग एक्साइटेड होते हैं, हम लोग को वो जानने की उत्सुकता होती है। वही चीज़ कह रहे हैं कि स्प्रिंग के सारे जो फैक्ट्स हैं वो न्यू होते हैं और उन पे ओस पड़ी हुई होती है। अगर हमने अपनी आधी लाइफ कुकू बर्ड को देखे बिना ही निकाल दी है और उसको सिर्फ एक वॉन्डरिंग वॉइस मतलब भटकती हुई आवाज़ की तरह जानते हैं, तो हम उसकी भागती हुई उड़ान को देखने के लिए और खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने क्राइम्स को लेकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ तेजी से भागती है। अब कुक्कू का क्राइम क्या है वो भी जानते हैं हम लोग। कुक्कू के लिए मतलब कोयल के लिए कहा जाता है कि ये अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देती है और इसके बच्चे दूसरे पक्षी के जिस पक्षी का वो घोंसला होता है
उसके ही अंडे वहाँ से गिरा देते हैं, उनको मार देते हैं। और यही क्राइम है कुकू का कि ये अपने बच्चों को खुद न पालकर दूसरों के घोंसले में छोड़ देती है। और जिस तरीके से ये रुकती है बाज की तरह हवा में रुकती है, तो इसकी लंबी पूंछ फड़फड़ाती है इससे पहले कि ये हिम्मत करे हिल साइड में फर ट्रीज में जाने की, वहाँ पे उतरने की, जहाँ बदला लेने वाली चिड़िया या बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ये प्रिटेंड करना सिली, बहुत ही बेतुका होगा कि एक नेचुरलिस्ट को बर्ड्स की लाइफ को ऑब्जर्व करने में कोई प्लेजर नहीं मिलेगा, उनको ऑब्जर्व करने में कि कैसे कोयल अंडे दे रही है दूसरे के घोंसले में, कैसे उसके बच्चे उस पक्षी के बच्चों को मार देते हैं। ये सब बेवकूफ़ी होगी बोलना कि एक नेचुरलिस्ट को ये सब अच्छा नहीं लगेगा या कुछ उसको नया नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलेंगे कि नेचुरलिस्ट को इसलिए भी नहीं अच्छा लगेगा कि वो तो बहुत कुछ उसके बारे में लिख चुका है, वो बहुत कुछ जानता है। तो ये बोलना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, बिल्कुल बेतुकी बात होगी। बल्कि उसकी खुशी तो हमेशा रहने वाली है। लगभग सीरियस, शांत और हार्डवर्किंग ऑक्यूपेशन है उसकी। उस आदमी के मॉर्निंग एक्साइटमेंट के कंपैरिजन में जो पहली बार कुकू को देखता है और देखता है दुनिया नई बन गई है। और इस रिलेशन में एक नेचुरलिस्ट की हैप्पी इवेंट उसकी इग्नोरेंस पे डिपेंड करती है। मीन्स उसे अभी भी इस तरह की नई दुनिया की खोज करनी है। हो सकता है वो बुकिश नॉलेज में A to Z जानता हो, मतलब A से लेकर Z तक उसकी नॉलेज हो, वो सब कुछ जानता है। फिर भी जब तक वो अपनी आंखों से ये सब नहीं देख लेगा ना, तब तक वो खुद को हाफ इग्नोरेंट ही मानेगा। वो अपनी आंखों से फीमेल कुकू को देखना चाहता है, जो रियली एक रेयर सीन है, क्योंकि वो अपने अंडे ज़मीन पे देगी और फिर उन्हें नेस्ट में ले जाएगी, जहां लास्टली स्टार्ट होगी ब्रीड इन्फेंटिसाइड, मीन्स शिशु हत्या। पक्षियों के शिशुओं की हत्या शुरू होगी। फिर डे आफ्टर डे वो इस एविडेंस को सपोर्ट या रिफ्यूज़ करने के लिए अपनी आंखों पे फील्ड ग्लास लगाए रहता था कि कोयल नेस्ट में नहीं बल्कि ग्राउंड पे एग्स ले करती है। और अगर वो इतना फॉर्चुनेट, इतना लकी है कि उसने अंडे देते टाइम ही बर्ड के सबसे सीक्रेट मिस्ट्री को जान लिया है, तो अभी भी उसके लिए बहुत से डिस्प्यूटिव क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या अंडे हमेशा एक ही कलर के होते हैं उस नेस्ट के अंडों से जहां वो अपने अंडे छोड़ देती है। कॉन्फिडेंटली साइंस के लोगों के पास अभी तक अपनी लॉस्ट इग्नोरेंस पे रोने का कोई रीज़न नहीं है। अगर उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब पता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और मैं कुछ नहीं जानते हैं। उनके सामने आने वाले हर फैक्ट के अंदर हमेशा इग्नोरेंस का खजाना उनका वेट कर रहा है। सर टॉमस ब्राउने से ज़्यादा को कभी नहीं कोई जान सका है, न कोई जान पाएगा कि सीरेंस ने एलिसिस के लिए कौन सा गाना गाया था। अगर मैंने एक ऑर्डिनरी मैन की इग्नोरेंस को दिखाने के लिए कुकू को बुलाया है, तो इसलिए नहीं कि मैं उस बर्ड के बारे में अथॉरिटी हक से कह सकता हूँ, उसके बारे में हक से बोल सकता हूँ, बल्कि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि जब मैं पेरिस में स्प्रिंग सीज़न एंजॉय कर रहा था, जहाँ लोगों पे अफ्रीका के सभी कुकू ने अटैक किया था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे और जिससे भी मैं मिला उनके बारे में, मतलब कुकू के बारे में कितना कम ज्ञान है, कितनी कम नॉलेज है। लेकिन आपकी और मेरी इग्नोरेंस सिर्फ कुकूज़ तक ही लिमिटेड नहीं है। ये सन और मून से लेकर सभी फ्लावर्स के नेम तक सभी क्रिएटेड थिंग्स पे फोकस करती हैं। मैंने एक बार एक क्लेवर लेडी को ये बोलते सुना था कि क्या न्यू मून हमेशा वीक के एक ही दिन दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि ये ना जानना ही बेहतर है, क्योंकि ये हमेशा एक वंडरफुल सरप्राइज़ होता है। अगर कोई नहीं जानता कि स्काई में कब और कहाँ इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आई थिंक न्यू मून उन लोगों के लिए भी हमेशा एक सरप्राइज़ के साथ आता है जिनको न्यू मून के स्केड्यूल के बारे में पता होता है। और ये स्प्रिंग के आने और फूलों की वेव्स के आने से के जैसे ही सेम होता है। और हम लोग कम खुश नहीं होते जल्दी आने वाले प्रिमरोज़ फ्लावर को देखकर,
क्योंकि हमें काफ़ी नॉलेज होती है पूरी साल में जो नेचर में एक्टिविटीज़ होती हैं, कि हम इसकी तलाश करते हैं मार्च या अप्रैल में बजाय इसके कि अक्टूबर में। और हमें ये भी पता है कि फूल पहले आता है एप्पल ट्री फ्रूट से, ना कि बाद में। लेकिन इससे हमारा आश्चर्य कम नहीं होता जब हम हॉलीडे स्पेंड करते हैं मई में एक बगीचे में। मतलब जब हम अपनी हॉलीडे बगीचे में बिताते हैं तो फूलों फलों को देखकर हमारी खुशी कम नहीं होती है। साथ ही शायद इसमें एक स्पेशल प्लेजर है कि आप हर स्प्रिंग में बहुत से फ्लावर्स के नेम को दोबारा जानते हैं या सीखते हैं। ये उस बुक को दोबारा रीड करने जैसा है जिसे कोई ऑलमोस्ट भूल गया है। मॉन्टेन, मिशेल दे मॉन्टेन एक फ़िलासफ़र थे। वो हमें बताते हैं कि उनकी मेमोरी इतनी वीक थी कि वो किसी पुरानी बुक को भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि उन्होंने उसे कभी पढ़ा ही ना हो। फिर लिंड कहते हैं, मेरी अपनी मेमोरी, मेरी खुद की मेमोरी अनस्टेबल है और लीकिंग है। मैं हैमलेट और पिकविक पेपर्स को ऐसे पढ़ सकता हूँ जैसे कि वो न्यू ऑथर्स के वर्क हों और अभी वो प्रेस से तुरंत ही आए हों। उनमें से मोस्टली न्यू रीडिंग्स के साथ फेड हो जाती हैं। कभी कभी ऐसी मेमोरी होना कर्स होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑब्सेस्ड है एक्यूरेसी से। लेकिन ये तभी है जब लाइफ में इंटरटेनमेंट के अलावा भी कोई पर्पस हो। ये डाउट किया जा सकता है कि क्या वीक मेमोरी के लिए उतना नहीं कहा जा सकता जितना कि गुड मेमोरी के लिए कहा जा सकता है। वीक मेमोरी के साथ कोई भी इंसान लाइफ टाइम प्लूटार्क और द अरेबियन नाइट्स पढ़ सकता है। जिस तरह शीप का एक ग्रुप कांटों पे कुछ ऊन के धागे छोड़े बिना बाढ़ के पार नहीं कूद सकती, उसी तरह छोटे छोटे स्क्रैप और टैग रह जाते हैं सबसे वर्स्ट मेमोरी में भी। हालांकि जैसे वो भेड़ें भागने में सक्सेसफुल हो जाती हैं, वैसे ही ग्रेट ऑथर्स भी आइडल मेमोरी से निकल आते हैं। अगर हम बुक्स को भूल सकते हैं तो ये इतना ही इजी है मंथ्स को भी भूल जाना, और उन्होंने हमें क्या दिखाया था ये भी भूल जाना जब एक बार वो महीने चले जाते हैं। एक मोमेंट के लिए मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूँ कि मई के महीने को मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल की तरह जानता हूँ, और अगर कोई एग्ज़ाम लिया जाए तो मैं पास हो जाऊँगा कि मई में कौन से फ्लावर्स आते हैं और वो कैसे दिखते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, मतलब कौन सा पहले फ्लावर आता है और कौन सा बाद में। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बटरकप में 5 पेटल्स होती हैं या 6 होती हैं। पिछले हफ्ते तक मुझे अच्छे से याद था, लेकिन अगले साल मैं शायद भूल जाऊँगा अपनी अरिथमेटिक, और मुझे एक बार फिर सीखना पड़ेगा ताकि मैं बटरकप फ्लावर को सेलेंडिन फ्लावर से कंफ्यूज ना करूँ। एक बार फिर मैं इस वर्ड को देखूँगा एक गार्डन की तरह, एक स्ट्रेंजर की आंखों से। मेरी सांस रुक जाएगी इन रंगे खेतों को देखकर। मैं खुद को ये सोचता हुआ हैरान पाऊंगा कि ये साइंस है या इग्नोरेंस जो इस बात को कंफर्म करेगा कि स्विफ्ट कभी नेस्ट पे नहीं बैठता, लेकिन रात में डिसअपियर हो जाता है इनटू द हाइट्स ऑफ द एयर। मैं नए आश्चर्य से जानूंगा कि मेल कुकू गाता है, फीमेल कुकू नहीं। मतलब मेल कोयल गाता है और फीमेल कुकू कोयल नहीं गाती है। मुझे फिर से सीखना होगा कि कैम्पोइन को एक वाइल्ड केरानियम ना बोलूं, और फिर से जानना होगा कि ट्रीज़ की एटिक्वेट में ऐश जल्दी आती है या देर से। एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट से एक बार एक फॉरेनर ने पूछा कि इंग्लैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट फसल क्रॉप क्या है। उसने बिना किसी हेजिटेशन के आंसर किया, राई। इग्नोरेंस इतना कंप्लीट है कि मुझे ये शानदार लगता है, लेकिन इलिटरेट पर्सन की इग्नोरेंस भी बहुत ज़्यादा है। एक टिपिकल टेलीफोन यूज़र ये नहीं बता सकता कि वो काम कैसे करता है। वो टेलीफोन रेलवे लाइंस, लिनोटाइप एक प्रिंटिंग मशीन है, या एरोप्लेन को हल्के में ले लेता है, जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स ने भविष्यवाणी के मिरेकल्स को मान लिया था। वो ना ही क्वेश्चन करेगा और ना ही उसे समझने की कोशिश। ऐसा लगता है कि हम सब ने अपने फैक्ट्स पे ध्यान दिया है और उन्हीं का छोटा सा सर्कल बना लिया है। मोस्टली मैन उस नॉलेज को बेकार मानते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के बाहर होती है। फिर भी हम अपनी इग्नोरेंस के अगेंस्ट हमेशा रिएक्ट करते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग जागते हैं और सपोज करते हैं, सोचते हैं, और हम लोग किसी चीज़ या हर चीज़ के बारे में
सोचने में बहुत मज़ा लेते हैं, जिसमें इंक्लूड है लाइफ आफ्टर डेथ, या उसमें ये मिस्ट्री भी इंक्लूड है कि एरिस्टोटल ने क्या सोचा था, दोपहर से रात तक चीखना अच्छा है और रात से दोपहर तक चीखना अनलकी क्यों। नॉलेज की सर्च में इग्नोरेंस में ऐसी जर्नी करना ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। आफ्टर ऑल क्वेश्चंस करना इग्नोरेंस का सबसे अच्छा प्लेजर है। जिसने इस प्लेजर को खो दिया है या डोगमा के लिए इस प्लेजर को एक्सचेंज किया है, जो कि आंसर देने का प्लेजर है, डोगमा एक आंसर देने का प्लेजर है, वो पहले से ही अकड़ रहा है। मतलब थोड़ी सी नॉलेज आई नहीं कि अकड़ना शुरू हो गए। कोई भी जॉवेट से जेलस हो सकता है जो 60 इयर्स की एज में फिजियोलॉजी की स्टडी करने बैठा था। उस एज के काफ़ी पहले ही हम में से बहुत से लोग अपनी इग्नोरेंस की फीलिंग को खो चुके होते हैं और हम लोग अपनी जरा सी नॉलेज को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उस पर घमंड करते हैं और बढ़ती हुई एज को ही नॉलेज का स्कूल मानते हैं। हम भूल जाते हैं कि सोक्रेट्स अपनी विजडम के लिए फेमस थे, ना कि इसलिए कि वो विद्वान हैं, बल्कि इसलिए कि 70 की एज में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अभी भी वो कुछ नहीं जानते, अभी भी उन्हें कुछ नहीं आता, अभी भी वो कंप्लीटली इग्नोरेंट है। और यहीं पे ये ऐसे कंप्लीट होता है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सब्जेक्ट लर्नर्स।